नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। उत्तराखंड में सख्त भू कानून की मांग जोर पकड़ती जा रही है। इसी क्रम में आज एक जो युवक है वो टावर पर चढ़ गया कि सख्त भू कानून राज्य में लागू किया जाए। इसी पर आज हम बात करेंगे। भू कानून टावर पर जान। खोदने का काम और ये गुंडे मवाली उत्तराखंड में आ रहे हैं, इनको रोकने के लिए केवल एकमात्र जो है भू कानून था। उत्तराखंड में बाहरी राज्य के लोगों को भूमि की खरीद फरोख्त के लिए सख्त भू कानून की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। इस मांग को लेकर आज एक युवा मोबाइल टावर पर चढ़ गया। कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय प्रशासन ने इस युवक को मोबाइल टावर से सकुशल नीचे उतारा। इस शख्स की मांग थी कि राज्य में जल्द हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर सख्त से सख्त बना। प्रदेश राज्य में भू कानून हैं, विपक्षा पर लगातार सवाल उठा रहा है। उनका कहना है कि भूमाफियाओं से साठगांठ के कारण भारतीय जनता पार्टी भू कानून के पक्ष में नहीं है। इसी पर आज हम बात करेंगे। उससे पहले ये खास रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचाई जा रही है। किसी वजह से उन्होंने कहा है वहां तक पहुंचा रहे हैं। हमारे देवभूमि में जिस तरीके से लगातार जमीनें खोदने का काम और ये गुंडे मवाली उत्तराखंड में आ रहे हैं, इनको रोकने के लिए केवल एकमात्र जो है भू कानून था और ये लोग हैं यहाँ पे बसाना चाह रहे हैं। उत्तराखंड जमीन की खरीद फरोख्त करने के लिए भू कानून की मांग उठ रही है। लंबे समय से उत्तराखंड के कई संगठन भू कानून की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। संगठनों से जुड़ा एक शख्स आज भू कानून की मांग को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया और आत्महत्या करने की कोशिश की। व्यक्ति के टावर पर चढ़ने की खबर से स्थानीय प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और घंटों की मशक्कत के बाद इस व्यक्ति को स्थानीय प्रशासन ने टावर से नीचे उतारा। इस व्यक्ति ने मोबाइल टावर से एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसमें उसने कहा कि वह पिछले 15 दिनों से भू कानून को लेकर आंदोलन कर रहा था, जिस पर सरकार ने कोई सुध नहीं ली। जय हिंद, जय उत्तराखंड साथियों। मैं क्रांतिकारी सुरेंद्र सिंह रावत और मैं जो है सुसाइड करने जा रहा हूं। जैसे आप सभी जानते हैं कि लगातार जो है 15 दिन से भू कानून की जो है धरने और पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा उस धरने का कोई संज्ञान नहीं लिया गया और प्रदेश की आवाज़ जो है भू कानून को इस तरीके से दबाया जा रहा है और शासन प्रशासन की अनदेखी, पूरा जिला प्रशासन भी इसका दोषी है। जिला प्रशासन 15 दिन तक जो है कोई जो है पूछने नहीं आया और आज मैं यहाँ पर जो है पटेल नगर के जो है टावर पे चढ़कर सुसाइड कर रहा हूँ। दरअसल उत्तराखंड के गठन के बाद राज्य में उत्तर प्रदेश का नियम लागू था, जिसमें एनडी तिवारी सरकार ने साल 2002 में संशोधन करते हुए बाहरी राज्यों के लोगों के लिए उत्तराखंड में जमीन की खरीद फरोख्त के लिए एक सीमा को तय किया। एनडी तिवारी सरकार मंत्री ने इसमें कुछ और संशोधन करते हुए धारा 154 को लागू किया, लेकिन पिछली सरकार में मुख्यमंत्री रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत ने धारा 154 के अनुसार किसी भी किसान के अधिकतम 12.5 एकड़ जमीन का मालिक होने की सीमा को समाप्त कर दिया। इसके साथ ही त्रिवेंद्र सरकार ने किसान होने की अनिवार्यता को भी समाप्त कर दिया था, जिसके बाद उत्तराखंड राज्य में बड़े पैमाने पर बाहरी लोगों ने जमीन की खरीद फरोख्त की। हालांकि सत्ता पक्ष का कहना है कि उनकी सरकार की नीयत पूरी तरह से साफ है और भू कानून के लिए सरकार ने जो कमेटी बनाई है उसके परीक्षण रिपोर्ट के बाद ही राज्य में सख्त से सख्त भू कानून लागू किया जाएगा। हमारे देवभूमि में जिस तरीके से लगातार जमीनें खोदने का काम है, केवल एक ये भू कानून ये लोग ला रहे हैं, ये भूमाफियों को यहाँ पे बसाना चाह रहे हैं और एक एक उत्तराखंडी तक जरूर पहुँचाए कि एक क्रांतिकारी सुरेंद्र सिंह रावत अगर आज अपनी जान दे रहा है तो केवल और केवल मैं अपनी देवभूमि वासियों के जो है चाहता हूँ कि मेरी देवभूमि की रक्षा हो। टावर पे चढ़ गए हैं,
और उनकी मांग है कि जब तक उनकी ये मांग नहीं मानेगी तब तक वो टावर से नहीं उतरेंगे। यहाँ पे मैं पुलिस की पूरी फोर्स के साथ यहाँ पे मौजूद हूँ और हम लोग यहाँ पे लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इनको ये नीचे उतर जाए और इनकी जो भी बात है हमने इनको आश्वासन दिया है कि इनकी जो भी बात है इसको सक्षम स्तर पर पहुँचा दिया जाएगा। इसी के साथ हम इनसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप नीचे उतर जाएँ। मैडम, जिस तरह बीएसएनएल के टावर पर चढ़ा है, बीएसएनएल का ऑफिस भी है मुख्य, तो इसमें पूर्व में ही इसमें हमने सारे जितने भी थाने थे हैं उनको पूर्व में ही निर्देश जारी किए गए हैं कि जो भी इनके क्षेत्र में जितने भी टावर हैं या पानी की टंकी हैं इनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और सुनिश्चित किया जाए कि कोई टावर पे या कोई पानी की टंकी पर न चढ़ने पाए। लेकिन इसमें जो बीएसएनएल का जो इसमें है टावर में आज व्यक्ति चढ़ा है, इसके संबंध में बीएसएनएल से भी जवाब लिया जाएगा कि इतनी सुरक्षा होते हुए भी इनके टावर पर कैसे कोई व्यक्ति चढ़ गया। हमारी सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है। हमने भू कानून को लेकर के कमेटी बनाई है। कमेटी के मेंबरान, कमेटी के जो पदाधिकारी हैं तो जैसे ही सारी चीज़ों का परीक्षण करेंगे उसके बाद जो रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपेंगे उसी के बाद कोई निर्णय होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम प्रदेशवासियों को और ऐसे लोगों को जो इस प्रकार का काम कर रहे हैं उनको कहना चाहता हूं कि थोड़ा धैर्य रखिए। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के बेहतरी के लिए, उत्तराखंड के लोगों के बेहतरी के लिए निर्णय लेती है, निश्चित रूप से। उत्तराखंड राज्य में लंबे समय से हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर सख्त भू कानून लागू करने की मांग उठ रही है, जिसके लिए एनडी तिवारी सरकार ने उत्तर प्रदेश भूमि अधिनियम कानून में संशोधन करके शत्रु कानून के लिए एक कदम भी आगे बढ़ाया था। चंद्र खंडूरी औवत ने मुख्यमंत्री रहते हुए एनडी तिवारी सरकार के संशोधित किए गए उत्तर प्रदेश के भूमि अधिनियम को एक प्रकार से समाप्त ही कर दिया। प्रदेश के कई संगठनों के साथ साथ विपक्ष भी लगातार भू कानून के लिए सरकार पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार के संबंध राज्य में कई भूमाफियाओं से हैं, जो बाहरी क्षेत्रों से राज्य में जमीन की खरीद फरोख्त कर रहे हैं। इसी कारण से सरकार भू कानून बनाने की तरफ कोई भी कदम नहीं उठा रही है। राज्य की सरकार गलती से विधानसभा चुनाव जीत गई और वो इतनी मदहोश हो गई कि अब वो चुनाव के अलावा उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। भू कानून जो इस राज्य के जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण कानून है, उसमें जो पिछली सरकारों ने निर्णय लिया था कि यहाँ पर इससे अधिक सीमा की तक जमीन जो है कि बाहरी लोगों को नहीं बेची जाएगी। पिछली जो भाजपा की सरकार थी उसने फैसला लेकर के उस प्रतिबंध को खत्म करके यहाँ की जमीनों की खुर्द-बुर्द करने का जो षड्यंत्र किया और उसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र को नगरीय क्षेत्र में जोड़ करके ग्रामीण क्षेत्र को खत्म किया जा रहा है और फिर बेचने का रास्ता खोला जा रहा है। ये अपने आप में क्योंकि सरकार है इसलिए भू कानून आएगा तो उनके जो जमीनों के कारोबार हैं वो उससे प्रभावित होंगे, इसलिए सरकार इस कानून को लाने में देरी कर रही है। तिवारी जी भू कानून को लाए थे, उसमें सुधार करके खंडूरी जी भू कानून लाए और त्रिवेंद्र सिंह जी की सरकार ने उसको बिल्कुल ही खत्म कर दिया है। नए तरीके से ले आए, ओपन फॉर ऑल कर दिया, कोई भी उत्तराखंड में आ सकता है और जमीन खरीद सकता है। और उत्तराखंड की जनता बार बार मांग कर रही है कि आप हिमाचल से भी मजबूत भू कानून हमारे यहाँ दीजिए, लेकिन वर्तमान सरकार मैं समझता हूँ कि भू कानून बनाने के प्रति न गंभीर है, न भू कानून बनाना चाहती है, न उसमें कोई कार्रवाई करना चाहती है। आंदोलन कर रहे हैं लोग कई हैं, लेकिन सरकार उनसे बात करने को तैयार नहीं है। अच्छा होता सरकार बात करती और अच्छा भू कानून यहाँ पर लाती तो निश्चित रूप से प्रदेश का विकास होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। तो भू कानून की मांग जो है वो जोर पकड़ने लगी है। जैसा आपने अभी वीडियो में देखा है कि व्यक्ति टावर में चढ़ गया सिर्फ इसलिए कि राज्य में भू कानून जो है उसे सख्त किया जाए, हिमाचल की तर्ज पर बनाया जाए, ताकि बाहरी राज्य के लोग जो हैं वो यहाँ आकर जमीन ना खरीद सकें और यहाँ के लोगों को उनका हक मिले। इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान भी जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ पीसी थपलियाल जुड़ गए, वरिष्ठ नेता हैं यूकेडी के। पीसी थपलियाल जी, स्वागत है आपका चर्चा में। जुड़ गए राजेंद्र जी, आपका भी स्वागत है। और साथ ही साथ आशीष नौटियाल जुड़ गए हैं, आंदोलनकारी हैं, भू कानून के काफी वक्त से आंदोलन कर रहे हैं। आपका भी स्वागत है, सभी का स्वागत है चर्चा में। शुरुआत राजेंद्र चौधरी जी आप ही से करेंगे।
लगातार इस बात का विरोध जताया जा रहा है। ये कहा जाता है कि त्रिवेंद्र रावत की सरकार थी, उन्होंने जो ये कह दिया कि अब आकर जमीन खरीद सकता है, कोई समय 12 जमीन खरीद सकता है। उनकी मंशा, जैसा कहा जाता है, उनकी मंशा थी कि राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिले, इंडस्ट्री स्थापित हो, इंडस्ट्री अगर आएंगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या मंशी या फिर जो फैसला था वो गलत हो गया? नहीं, उनका फैसला गलत नहीं था, लेकिन उन्होंने प्रयास नहीं किया कि यहाँ लोग आए और उत्तराखंड के विकास में योगदान करें। तो पहला भू कानून संशोधन पंडित नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार ने किया था उत्तर प्रदेश जमींदारी एबोल्यूशन एक्ट में। उन्होंने एक नया एक्ट बनाया था उत्तराखंड 2004। उसमें रेस्ट्रिक्शंस भी थी और लोगों के लिए ऑफर भी था। लेकिन ये जो इन्होंने किया है, ये तो कुछ पूंजीपतियों के दबाव में किया था और बाद में वो पूंजीपति भी नहीं आए, क्योंकि ये यहाँ पे जो जिन क्षेत्रों में इन्होंने ये किया, पर्वतीय क्षेत्रों में, वहां 12.5 एकड़ जमीन कहीं उपलब्ध नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है, भौगोलिक परिस्थितियां खराब है, और प्लेन्स में इन्होंने ये जो नियम किया है इसका शिथिलीकरण किया है, लेकिन यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आया। ये इनकी एक रणनीतिक चूक रही, ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक है, प्रयास ठीक था, लेकिन ठीक है, प्रयास था, लेकिन वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। कैसे उसे एग्जीक्यूट करना है, ये कमी रही। पीसी थपलियाल जी, आपके पास आएंगे। 2021 अगर पिछले वर्ष की बात करें, जो चुनाव थे, उस वक्त मुख्यमंत्री की तरफ से ये भी कहा गया, पुष्कर सिंह धामी की तरफ से, कि हम एक नई कमेटी का गठन कर चुके हैं, वो कमेटी अपना काम कर रही है, बहुत जल्द रिपोर्ट सौंपेगी और जो भी रिपोर्ट में कहा जाएगा वैसा कानून हम बनाएंगे। की तरफ से जब त्रिवेंद्र ने ये फैसला लिया कि अब आप जमीन खरीद सकते हैं 12.5 एकड़ से ज्यादा, लेकिन अब जानकारी जो आ रही सामने कि उन जमीनों को खरीदा तो गया, लेकिन बाद में उसमें वहां औद्योगिक स्थापना नहीं की गई, कोई इंडस्ट्री नहीं लगाई गई, वहां पर प्लॉट बना के काट दिए गए। जी, ये जो भू कानून है, और भू कानून में जो धामी जी ने कहा कि कमेटी, धामी जी हर चीज के लिए कमेटी बनाते हैं बेचारे, क्योंकि अभी उनको इतना अनुभव नहीं है कि क्या निर्णय लिया जाए इन विषयों पर, क्योंकि इसके लिए एक बहुत बड़ा अनुभव चाहिए, और वो अभी यंग हैं, और इसलिए वो हर चीज पे, चाहे राजधानी के ऊपर हो, कमेटी बना दी। ये जो अभी आ रहा है, जो नया कानून बना रहे हो, उसमें भी उन्होंने कमेटी बना दी है, और भू कानून के ऊपर भी कमेटी बना दी है। सवाल ये उठता है कि भू कानून की डिमांड वो लोग कर रहे हैं जिनको ये नहीं मालूम कि हमारे खेत खलियान पहाड़ में हैं कहाँ। देहरादून से ये आवाज उठती है, और हम लोग, जब मैं कई बार उन लोगों को बोलता हूं कि तुम यहाँ पे भू कानून के लिए धरना दे रहे हो, तुम्हें मालूम है तुम जमीन छोड़कर, बंजर छोड़कर, यानी सुअरों के और बंदरों के हवाले छोड़कर, और यहाँ देहरादून में चौधरीयों से 100 गज की जमीन लेकर एक झोपड़ा बनाया, सुबह उठे, थैला कंधे पे रखा, और भू कानून, भू कानून। और किसी एक को भी आप, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि किसी को भी आप ये पूछोगे कि वो हिमाचल की तर्ज का भू कानून क्या है, एक भी आदमी, यानी वो 46 विधायक भी नहीं बता पाएंगे कि हिमाचल की तर्ज का भू कानून है क्या। और जो कानून यहाँ पे बनाया गया था, उस कानून में कितने बड़े छेद थे, वो कानून तो ना के बराबर था। यानी भुवनचंद खंडूरी, जो सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री माना जाता था, उसके कार्यकाल में भी माफियों को एक दिन में बड़ी भारी भूमि ट्रांसफर कर दी गई उस भू कानून के रहते हुए, जिसमें कि उन्होंने तगमा लगाया। लेकिन पीसी थपलियाल जी, वहां तो बीसी खंडूरी ने 2007 में जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने तो 500 वर्ग मीटर की समय सीमा को और कम कर दिया था, 250 वर्ग मीटर कर दिया था, जो फैसला था एनडी तिवारी सरकार का 2002 में। हाँ,
लेकिन सर जी, सरकार को पूरा अधिकार होता है जमीन पे, चाहे आप कितना, आज हिमाचल की सरकार ने भी अगर सख्त कानून बनाया है तो मैं यही तो बोल रहा हूं कि कोई भी मीडिया कर्मी भी जो कोई आ सकता कि वो भू कानून है क्या, मैं बताऊंगा आज कि हिमाचल वाला कैसा है, खंड वाला कैसा है। यहाँ पे चाहे तिवारी जी ने 500 वर्ग मीटर रखा हो कि 500 वर्ग मीटर आदमी खरीद सकता है, और खंडूरी जी ने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए 500 की जगह में 250 कर दिया। लेकिन एक बार जब कोई 250 मीटर खरीद लेता है, उसके बाद वो यहाँ का निवासी होता है और जितनी चाहे कृषि भूमि खरीद ले, फिर कोई बैन नहीं है। ये चीज ये कोई नेता समझ ही नहीं पा रहा। ये कानून ऐसा कानून था कि मानो लगा ही नहीं है। और फिर आप ही देखिए, पहाड़ के लोग तो पलायन करके अपने, आज मेरे बच्चों को ही नहीं मालूम है कि मेरे कहाँ हैं, और मैं यहाँ पे दे रहे थे भू कानून होना चाहिए, भू कानून होना चाहिए। अरे भू कानून होना चाहिए तो कैसे ये भू कानून चाहिए तुम्हें जो अभी तक लगा था? तुम्हें 20-25 साल में आंख नहीं खुली, और जब सब तब तुम भू कानून बोल रहे हो, और पहाड़ की कहीं कहीं सुनाई देगी भू कानून की आवाज, वहां से भी नहीं सुनाई देगी जिनके पास अपार उधम सिंह किसान है। किस भू कानून की डिमांड नहीं कर रहे। कोई मेरे मुंह से मेरी जमीन को छीन सकता है क्या? अगर मैं अपनी जमीन नहीं बेचना चाहता तो मैं कौन छीनेगा उसको? ये तो भारतवर्ष है। भारतवर्ष में मेरे बच्चे आज नोएडा में, क्या बोलते, लखनऊ में, बंबई में, सब जगह जमीन खरीद के रह रहे हैं, और मैं यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ भू कानून, भू कानून, भू कानून। यस, लगना चाहिए था, लेकिन तब लगना चाहिए था जब पहाड़ पूरा भरा हुआ था, जब मेरे गांव भरे हुए थे, जब मेरे खेत खलियान हरे भरे थे, तब भू कानून लगना था। मास्टर परमार ने हिमाचल में भू कानून तभी लगाया था जब हिमाचल का गांव भरे पूरे थे, जब उनके गांव किसी की कानून लगकर, और ऐसा भू कानून लगाया कि कोई भी आदमी जो कृषक है, जो कृषक नहीं है, वो वहां जमीन नहीं खरीद सकता। और उत्तराखंड में आप 250 वर्ग जमीन खरीद लो और आप 1 महीने की होती है, आपको पूरा जमीन खरीद लो। इतने बेवकूफ बना हुआ है उत्तराखंड के लोग। कहते हैं हम बहुत इंटेलिजेंट हैं। कुल मिलाकर इसीलिए जरूरत तो है बदलाव की। अब बदलाव होता है कि नहीं होता, आपके पास लौटेंगे थपलियाल जी हमारे साथ एक और खास भगीरथ शर्मा जी, वरिष्ठ भगीरथ जी आपके पास नोटियानकारी। आशीष, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, काफी लंबे समय से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, वजह क्या है? कमेटी की बात भी कही गई थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, अब तक कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप पाई है सरकार को। आशीष जी सर, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा सर, के न्यूज़ चैनल का, जो हमारे एक यूथ को, मतलब एक उत्तराखंड के यूथ को अपनी। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी आशीष, आपकी आवाज आ रही है। हेलो जी सर, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा सर, के न्यूज़ के चैनल का, जिन्होंने मतलब कि हम एक उत्तराखंड के यूथ को, उत्तराखंड की जनता को, उत्तराखंड के एक देश, मतलब उत्तराखंड के प्रेमियों को अपनी आवाज़ जो तक पहुँचा आपने है। और बात बोलना चाहूँगा कि जैसे सर धामी सरकार ने मतलब कि एक 30 दिन की कमेटी निकाली है कि हम एक कमेटी बना रहे हैं, उसके बाद उसका निर्णय दिया जाएगा। और सर ये जो कमेटी बनाई गई थी सर, ये कमेटी चुनाव और चुनाव रिजल्ट आना था, लेकिन इन्होंने बोला कि अब हम चुनाव के बाद करेंगे। और सर जो उत्तराखंड के लोग हैं, जो उत्तराखंड के निवासी है सर, उन्होंने फिर से एक बार धामी सरकार पे भरोसा किया है कि हम इनको जिताएंगे और ये शायद से फिर भू कानून का कुछ करेंगे। लेकिन सर अगर ये जो इन पे विश्वास किया गया है भू कानून के लिए, सर अगर ये अपना विश्वास नहीं बना के रखते, अगर ये अपना विश्वास तोड़ते, हमारा विश्वास तोड़ते, अगली बार शायद सर ये उत्तराखंड में नहीं दिखेंगे, अगर ये अपना विश्वास नहीं बना के रखते। और दूसरी बात सर, अब जैसे कि मतलब कि जैसे अभी सर ये यूकेडी जी के नेताजी ने बोला था कि
अब यूथ जाग रहा है, पहले नहीं तक यूथ कानून की, अब तो सारी जमीन बिक चुकी है। तो सर मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगा, अगर 100 में से 90% भी बिक चुका है सर, अभी देहरादून तो हम बोल नहीं सकते, देहरादून, उधम सिंह नगर, खटीमा, ये इलाके ऐसे जो यहाँ बिल्कुल जमीन नहीं बची है। ये मतलब कि ये ऐसी जगह बची है जो बाहर के लोगों ने अधिकतम जगह घेर चुके हैं, लेकिन जो हमारे पहाड़ की जगह है, टिहरी, बॉडी, सर ऐसी जगह भी बहुत जगह बची है जिसे हम बचा सकते हैं। और अभी जैसे सर 2018 में जब प्रकाश पंत जी थे, तो जो स्वर्गीय हो चुके हैं सर, वो जो पूर्व विधायक थे, तो सर उन्होंने जब 2018 में ये नियम बिल प्रस्ताव लेके आए थे विधानसभा में कि हम एक त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में कि हम एक ऐसा कानून लेके आएंगे जिसमें मतलब कि बाहर से इंडस्ट्री को आएगी और यहाँ बिजनेस करेगी और यहाँ के जो लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ के लोगों को रोजगार मिला जाएगा और यहाँ काफी ज्यादा विकास हो जाएगा, ये बोला गया था 2018 में। और उस टाइम जो हमारी एक लिमिट थी, जो यहाँ की एक लिमिट थी कि हम मतलब कि 250 मीटर की रेंज में ही जमीन बेच सकते हैं बाहर वालों को, वो लिमिट पूरी खत्म कर दी गई। अब उसमें मतलब कि कोई ऐसी लिमिट नहीं थी कि कोई कितने मीटर जमीन लेगा, उसमें कोई लिमिट नहीं थी। लेकिन उसके बाद हुआ क्या सर कि जो जमीनें बेची गई, जो अनलिमिटेड उसमें रेंज में बेची गई, कोई मीटर में जमीन नहीं थी, वो जमीन बेची गई, तो उस जमीन का क्या प्लॉटिंग कर दी गई, उसको मतलब छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड करके वहां आज कोई इंडस्ट्री नहीं खुली है, ना कोई वहां बिजनेस किया जा रहा है। वहां हो क्या रहा है कि जो बाहर के लोग हैं वहां अपना लॉन्च खोल दिया, किसी ने अपना रेस्टोरेंट खोल दिया, वहां फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन ली गई, इंडस्ट्री लगाने के लिए जमीन ली गई, लेकिन इंडस्ट्री नहीं बनी, वहां पर प्लॉटिंग की जा रही है। अभी जो कमेटी है उसकी रिपोर्ट में बातें सामने आ रही हैं। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, कमलेश उनियाल हैं, वरिष्ठ भाजपा प्रवक्ता हैं। कमलेश जी, स्वागत है आपका चर्चा में, आपके पास आएंगे। उससे पहले भागीरथ जी के पास आएंगे। भागीरथ जी, लंबे समय से मांग उठ रही है, लेकिन जो पिछले मुख्यमंत्री थे उन्होंने जो फैसला लिया, उस फैसले को आप कैसे देखते हैं, जिसके बाद तो बहुत ज्यादा संख्या में लोगों ने पैसा लगा दिया, जमीनें खरीद ली? क्या सरकार की मंशा ठीक नहीं थी, और जैसा पार्टियों की तरफ से कि जो भूमाफिया उनसे साठगांठ थी? भागीरथ जी जब भी कोई भूमि के संबंध में खरीद फरोख्त के लिए, विक्रय के लिए जब कोई भी प्रशासनिक अनुमतियां दी जाती हैं, तो उसमें साफ उल्लेख किया जाता है कि भूमि को जिस प्रयोजन के लिए खरीदा गया है उसी प्रयोजन में उसका उपयोग होगा, और उससे अन्यथा अगर प्रयोग होता है तो वो अनुमति रद्द हो जाएगी। अब ये तो प्रशासनिक तंत्र का है, अगर किसी प्रयोजन के लिए जमीन ली गई और उसमें जो गतिविधियां हो रही हैं, आर्थिक गतिविधियां हो चाहे किसी कोई भी अन्य गतिविधियां उससे इतर हो रही हैं, तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी हमारे मित्र आंदोलन से जुड़े हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूं, और ये लोग मुझे भी भेजते रहते हैं खबर, तो लेकिन इनको पहले जानकारी दुरुस्त की उन्होंने किस प्रयोजन के लिए भूमि की क्रय की थी, और क्या वो गतिविधि हो रही है या नहीं हो रही। दूसरा मैं ये बता दूं, जो जमींदारी विनाश और भूमि सुधार अधिनियम में जो संशोधन किए गए क्रमशः तिवारी सरकार और खंडूरी जी की सरकार के दौरान, तो उसमें भी ये है कि जिस प्रयोजन के लिए भूमि खरीद की अनुमति दी हुई होगी उससे इतर प्रयोग नहीं हो सकता। उसमें व्यवसाय करने के लिए भी 300 वर्ग मीटर की व्यवस्था थी। अब दिक्कत यह है कि एक और हम पहाड़ में जो है निवेश की बात करते हैं कि निवेश बढ़ना चाहिए, रोजगार के अवसर बढ़ने चाहिए, और छोटे लघु उद्योग वहां लगे, बिल्कुल ऐसा हवा में लगेंगे। हाँ, ये बात सही है, मैं भू कानून के बिल्कुल पक्ष में हूँ, और मैंने देखा है कि किस तरह जमीनें पहाड़ में खुर्द-बुर्द हो रही हैं। मैं भी कई पीढ़ियों से खातेदार हूँ कृषि भूमि का पहाड़ में, तो हम जो देख रहे हैं अपने आसपास, आप जो है इधर देखें मसूरी और सहजधारा के बीच में, लेकिन अगर आपने जमीन ली है कोई उद्योग लगाने के लिए, अगर उद्योग नहीं लगाया तो सरकार की जिम्मेदारी बनती कि जमीन को वापस ले। जी बिल्कुल। ये आपके पास लौटेंगे सर। बीजेपी से हमारे साथ कमलेश उनियाल जी बने हुए। कमलेश जी, आप ही के पास आएंगे। पिछले वर्ष मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कमेटी बनाई थी और समय सीमा दी थी कि मई तक रिपोर्ट सौंपी जाएगी। मई का महीना भी बीत गया है, कल आखिरी तारीख है, रिपोर्ट जो है अभी तक सौंपी नहीं गई है।
कमलेश जी, उस रिपोर्ट के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। पार्टी की उत्तराखंड में सरकार जो कार्य कर रही है, चाहे किसी भी कानून के बनने के संबंध में जो आम जनमानस के हित के लिए है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी वध है। और जहां तक चाहे वो हम लोग कॉमन सिविल कोड की बात करते हैं या आपका भू कानून की बात करते हैं, तो प्रत्येक उस संशोधन की अगर कोई बात आती है तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की मंशा आपने पूर्व में ही देखा होगा कि जैसे एनडी तिवारी के टाइम पे, मैं क्योंकि देर से पढ़ा हूँ, अभी जिक्र चल रहा था, 500 वर्ग मीटर कृषि भूमि पर भारी व्यक्ति को खरीदने का एक अधिकार था, जो माननीय भुवनचंद्र खंडूरी जी की सरकार ने 2007 में आपने देखा होगा कि 250 वर्ग मीटर ही उसकी सीमा रखी है। और उसके बाद कहीं ना कहीं क्योंकि समय और परिस्थिति के हिसाब से उनकी एक प्रक्रिया आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बाहरी निवेशकों को एक आमंत्रित करने के लिए त्रिवेंद्र रावत जी ने जो एक उसमें शिथिलता दी है कि बाहरी लोगों को, ताकि वन डे वन विंडो से निवेशकों को कोई किसी प्रकार की कोई दुविधा ना हो, कोई इन्वेस्ट करने में किसी प्रकार का कोई जोखिम ना हो। लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहे ना कि बहुत सारे लोगों ने निवेश तो किया, जमीनें खरीदी उद्योग लगाने के लिए, लेकिन उद्योग नहीं लगाए गए हैं और भूमाफियाओं ने कर लिया है। क्योंकि अगर आप उद्योग नहीं लगाते हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती भूमि को वापस करने की, वापस नहीं की गई है। इस पर भी बात करेंगे, एक ब्रेक का वक्त है, आप सभी मेहमान बने रहिए। खोदने का काम और ये गुंडे मवाली उत्तराखंड में आ रहे हैं, इनको रोकने के लिए केवल एकमात्र जो है भू कानून था। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान। के न्यूज, खबरों का सारथी। खोदने का काम और ये गुंडे मवाली उत्तराखंड में आ रहे हैं, इनको रोकने के लिए केवल एकमात्र जो है भू कानून था। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल और हम बात कर रहे हैं सख्त भू कानून की जो मांग है, अब वो जोर पकड़ने लगी है। चाहे विपक्षी पार्टी के नेता हों, स्थानीय लोग हों, और एक युवक तो मोबाइल टावर पर चढ़ गया और हालांकि मुश्किल उसको मशक्कत के साथ नीचे सकुशल उतार लिया गया, लेकिन अब ये मांग जोर पकड़ने लगी। इसी पर हम बात कर रहे हैं। कई सारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक से पहले कांग्रेस पार्टी से राजेंद्र चौधरी कुछ कहना चाह रहे थे। हम राजेंद्र जी आप ही के पास आएंगे, चाहेंगे आप अपनी बात पूरी करें। मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे अभी हमारे वरिष्ठ साथी हैं थपलियाल जी, उन्होंने कहा कि अगर किसी ने 250 मीटर जमीन खरीद ली उत्तराखंड में तो उसके बाद वो जमीन खरीद सकता है जितनी चाहे। नहीं, ऐसा नहीं है, उसमें अलग अलग कैटेगरी है। अगर वह खेती के लिए लेता है, 1 मिनट पंडित जी, अगर वह खेती के लिए लेता है तो उसे श्रेणी 6 क में पंजीकृत किया जाता है, जिसके लिए वो जिलाधिकारी से अनुमति लेगा। धारा 103। लेकिन आपकी तत्कालीन मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी ने जो ये प्रावधान किया था 250 वर्ग मीटर वाला, वो सिर्फ भूमि खरीदने का प्रावधान घर बनाने के लिए ही था। घर बनाने के लिए ही उन्होंने समय सीमा 250 जो जमीन की सीमा 250 वर्ग कृषि के लिए नहीं की थी। राजेंद्र, कृषि के लिए अनुमति नहीं दी थी जी, उन्होंने कृषि के लिए अनुमति नहीं दी थी। बिल्कुल। और जब से ये कृषि की अनुमति आई है, मेरा ऐसा मानना है कि शायद इसमें कुछ सुधार हुआ है और कुछ रोजगार भी बढ़ा है, क्योंकि बाहर से कंपनियां आई हैं और उन्होंने जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में इसमें काफी काम किया है, नो डाउट। मेरा इसमें दूसरा मानना है, मेरा मानना कुल मिलाकर आप त्रिवेंद्र सिंह रावत के फैसले का
उनका फैसला ठीक था। सिंह रावत पे तो कुछ हुआ ही नहीं। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने तो अंतरराष्ट्रीय स्तर का मीट कराया, 100 रुपए नहीं आए। लेकिन आप ही कह रहे हैं ना, जब 12.5 एकड़ से जमीन अधिक खरीदने का जो फैसला है उसके बाद लोगों ने पैसा निवेश किया है। सर 12.5 एकड़ से की बात नहीं है, तो की परमिशन है और 12 एकड़ से ज्यादा खरीदने के लिए एक अलग से परमिशन चाहिए। उसी परमिशन की बात कर रहे हैं राजेंद्र जी, वो परमिशन तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दी। नहीं, त्रिवेंद्र सिंह रावत उन्होंने सिर्फ इसमें संशोधन के लिए भी अनुमति दी, पहले भी परमिशन दी जाती थी। कृषि भूमि के लिए उन्होंने परमिशन दे दी कि कृषि भूमि के लिए आप 12.5 एकड़ से ज्यादा जमीन खरीद सकते हैं। हाँ, पर्वतीय जिलों में जी। लेकिन खरीदेंगे कहाँ, पहाड़ खरीदेंगे। मैंने मांग की थी तत्कालीन सरकार से कि पहाड़ में कंसोलिडेशन लाया जाए, चकबंदी कराई जाए, क्योंकि पहाड़ में बहुत छोटे छोटे किसान हैं। किसी की जमीन यहाँ है, गांव के पास है, किसी की 5 किलोमीटर दूर है, और गांव में रकबे वहां बड़े हैं और जमीन कम है, पहाड़ ज्यादा है। तो मैंने मांग की थी कि उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में पर्वतीय मूल के किसानों को सुविधा प्रदान करने के लिए वहां चकबंदी कराई जाए। 5 साल से कमेटियां ही काम कर रही है अभी तक। मेरा मानना यह है, आप कोई भी कानून लाएं, जैसा अभी भगीरथ शर्मा जी कह रहे थे, उससे पहले थपलियाल जी भी कह रहे थे कि जमीन खरीदी तो है किसी और पर्पस के लिए और उसमें प्लॉटिंग कर दी। मेरा मानना यह है कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो वो है पार्ट, वो कंप्लायंस नहीं करा रहा। मैंने खरीद तो ली खेती के लिए और प्लॉटिंग कर दी, मैंने खरीदी औद्योगिक के लिए प्लॉट, मैंने खरीदी प्लॉटिंग के लिए। इसकी इजाजत नहीं देता है कि आपने खरीदी है जमीन इंडस्ट्री लगाने के लिए और वहां पर आप प्लॉटिंग कर रहे हैं, इसकी अनुमति तो कानून नहीं देता है, परमिशन नहीं देता। और अगर ऐसा हुआ है तो प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। सुबोध, माफ कीजिए, कमलेश उनियाल जी के पास आएंगे। कमलेश उनियाल जी, जिन लोगों ने जमीन ऐसी खरीद रखी है, निवेश किया है और वहां प्लॉटिंग हो रही, उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? जमीन सरकार वापस कब लेगी? कमलेश जी की आवाज हम तक नहीं आ रही है, हम चाहेंगे कमलेश जी अपना फोन अनम्यूट कर लें। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, आपको आवाज आ रही है? ठीक है, आ रही है, आप बोल सकते अपनी बात। अगर इस तरह का कोई पर्पज से जमीन खरीद करके उसको प्लॉटिंग करते हो तो स्वयं में क्राइम है। अगर इस तरह की कोई शिकायत है तो उसमें कार्रवाई होती है, और कोई अगर ऐसे संज्ञान में है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जहां तक भू कानून उत्तराखंड में बनने की स्थिति है या भू कानून में जो परिवर्तन की स्थिति है, वो किस उद्देश्य से की गई थी, ये भली भांति सब जानते हैं। अभी मेरे एक मित्र है, वो कह रहे थे इन्वेस्ट सबमिट कराया था यूनिवर्सिटी समिट, आपने देखा होगा। तो जैसे ही यूनिवर्सिटी समिति के समिट के बाद तुरंत कोरोना काल गया, 2 साल लगभग कोरोना काल की व्यवस्था चली। उसके बाद कुछ आपने देखा कि स्थिति परिस्थिति के अनुकूल अब कहीं न कहीं आम जनमानस भी इस संस्थाओं के माध्यम से या राजनीतिक दल भी चाह रहे हैं कि भू कानून बने और हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर बनेंगे। इसको देखते ही हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने तुरंत समितियों का निर्माण, समितियां बनाई, और समितियों में जैसे हमारे अजय अजेंद्र जी भी उसमें एक सदस्य की भूमिका है, तो उन्होंने अपने विस्तृत रिपोर्ट भी कुछ लोगों के या मौके पर जा करके, उसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों का पूर्ण निरीक्षण करके हिमाचल और उत्तराखंड की अगर भौगोलिक स्थिति देखी जाए तो तराई का क्षेत्र ज्यादा उत्तराखंड के अंदर है, तो उसके स्वरूप हाँ हिमाचल की तरह, लेकिन उसी के निमित्त भौगोलिक को देखते हुए उत्तराखंड का भू कानून में जो एक अच्छा और आम जन के लिए जंगल जमीन की जिस उद्देश्य से उत्तराखंड बना था, उसके लिए हम लोग वचनबद्ध हैं। और भारतीय जनता पार्टी सरकार या हमारे धामी पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार, लेकिन समिति ने अभी तक रिपोर्ट सबमिट नहीं की। जो समिति बनाई गई है, कमेटी बनाई गई, और कमेटी के सदस्यों की तरफ से बात सामने आ रही, जो कमेटी बनाई गई है भू कानून को लेकर, उनका कहना है कि जो इंडस्ट्री के लिए जमीन खरीदी गई है वहां पर प्लॉटिंग हो रही है। तो कमेटी के संज्ञान मामला है, प्रशासन के संज्ञान मामला नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मामला है तो मैं स्वयं उन व्यक्ति के साथ चलूंगा। मेरे को मेरा व्यक्तिगत अगर उस चलिए आपके पास लौटेंगे। आशीष कुछ कहना चाहते हैं, आंदोलनकारी हैं जो भू कानून के। आशीष,
जी सर, मैं ये बोलना चाहूंगा कि जैसे अभी तक कमलेश सुनियाल जी और हमारे कांग्रेस के नेता राजेंद्र जी बोल रहे थे कि मतलब 2018 के बाद से जो ये त्रिवेंद्र सिंह की मतलब एक लिमिट हटा दी गई थी और ये एक विकास के लिए किया गया था। तो सर मैं एक बात क्लियर कर दूं, ये विकास के लिए नहीं, विनाश के लिए किया गया था। क्योंकि अभी तक अगर मेरे को आप ये बता दीजिए कि कौन से जिले में हमारे कौन सी इंडस्ट्री खुली है और कितने लोग वहां रोजगार मिला है। अगर ये इनका कहना है कि लोगों का विकास हुआ है, रोजगार मिला है, तो सर एक ब्लूप्रिंट के पेपर में मुझे लिख के दे दीजिए कि हाँ इसमें हमारे इसमें इंडस्ट्री खुली है इस जिले में। और रही बात, जैसे बीजेपी के नेताजी कमलेश जी बोल रहे थे कि आप अगर हमें कहीं जहाँ मतलब कि कोई बाहर के लोग आते हैं और कृषि की भूमि के बदले वहां कोई रोजगार खोल रहे हैं, अपना रेस्टोरेंट या कुछ वैसा खोल रहे हैं, तो मैं आपको दिखा सकता हूं। आप रायपुर के वो माल देवता के थोड़ा ऊपर जाके आपको वहां मिल जाएगा। आपको मैं खुद वहां से, तो वहां के खुद वो एक दिल्ली के है और एक हरियाणा के है। वो यहाँ उनका यहाँ कोई रहना रोना कुछ नहीं है, ना कुछ उनकी यहाँ कोई जमीन है ना कुछ है, वो पर फिर भी बाहर से आए हो, यहाँ इन्होंने जमीन लिया है। आप दूसरे और जो आपका ये सुआखोली पड़ता है मसूरी से थोड़ा सा पास पे, वहां भी एक बाहर के ही है, उन्होंने भी वहां जमीन ली है और उन्होंने रेस्टोरेंट खोला है और जिनसे जमीन ली वो ही वहां 10,000 की नौकरी कर रहे हैं। आप ये सुआखोली में जाके पता कर सकते हो, आपको वहां मिल जाएगा। सुआखोली चौक पे ही है वो जिनका वो रेस्टोरेंट चल रहा है। तो मैं आपको अगर एक वो नई टिहरी में पड़ता है सर, वो सुरसिंह धार सर, वहां भी बहुत जमीनें जा चुकी है। मतलब पहाड़ों में कृषि के बदले वहां रेस्टोरेंट खोला जा रहा है, क्योंकि सबको पता है कि मतलब कि उत्तराखंड जो है वो एक सिर्फ हिमालय क्षेत्र नहीं है, वो एक देवभूमि बोला जाता है सर इसे। यहाँ का हर कोई यहाँ रहना चाहता है, यहाँ का जो वातावरण है सर वो सबको पसंद है। यहाँ का जो मतलब जो एक बार यहाँ आ जाए ना सर, वो बाहर जाने का नाम नहीं लेता। और इस चक्कर में सर जो एक बार आता है वो किसी ना किसी तरह से, चाहे वो रिश्वत दे के प्रशासन को, चाहे वो रिश्वत दे, चाहे वो पैसे दे, चाहे वो कुछ भी करे, पर वो यहाँ जमीन लेता ही है और यहाँ की सरकार और प्रशासन दोनों उसकी मदद करते हैं सर। अगर एक सख्त भू कानून लाया जाए, एक कानून निकाल दिया जाए, तो सर किसी की हिम्मत नहीं होगी कि यहाँ कोई जमीन खरीद सके। हमने सुना अभी जो आंदोलनकारी आशीष को कि एक व्यक्ति ने जमीन, भाई जो आंदोलनकारी आशीष जी हैं, हाँ, मैंने किसी इंडस्ट्रियल लैंड के परिप्रेक्ष्य में नहीं कहा, मैंने सिर्फ खेती के लिए कहा। और अगर आप ये चाहते हैं कि यहाँ कोई बाहर का आदमी आके जमीन ही ना खरीदे, तो फिर आपकी सरकार को आपको स्वावलंबी बनाना होगा। वही बिल्कुल उसी पर मैं आ रहा हूँ, राजेंद्र जी, मैं उसी पर आ रहा हूँ। पीसी थपलियाल जी, जैसा कि आपने सुना, आशीष ने कहा कि एक व्यक्ति जमीन बेच देता है, फिर वो खुद ही उसके यहाँ नौकरी कर रहा है। मतलब बाहर के व्यक्ति आकर कृषि के नाम पर जमीन खरीदता है, रेस्टोरेंट स्टार्ट कर देता है, वहां पर नौकरी वही आदमी करता है जिसने जमीन बेची है। तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि वहां का स्थानीय अपनी जमीन ही ना बेच पाए और सरकार उसकी ऐसी आर्थिक रूप से मदद करे ताकि वो अपना व्यवसाय शुरू कर सके? पीसी थपलियाल जी, ऐसा है कि अभी हमने जब भी सर्वे कर रहे हैं तो हमारे जो लड़के बाहर पलायन होकर, क्योंकि 50% पहाड़ के लोग पलायन हो गए और पलायन के बाद आज वो वापस आ रहे हैं और वो लड़कों को ही ये लोग बाहरी कहने लगते हैं। क्योंकि आज की तारीख में इतने दिनों से देखो, सिख समुदाय को अगर आप देखोगे सबसे प्रोग्रेसिव समुदाय होता है और उनकी हिम्मत नहीं होती कि पहाड़ में वो कहीं खोल पाए। बोलते हैं पहाड़ी पीछे पड़ जाते हैं, पहाड़ी नहीं करने देते। और यही कारण है कि हमारे पहाड़ में 1 इंच भी हम आगे नहीं बढ़ पाए। हम अपने आप जितने गांव में बैठे हुए हैं, बंजर खेत हमारे पीठ के पीछे बैठे हुए हैं और हम घर में बैठे हुए का खा रहे हैं। और वो किसानी जो कुछ 5,000 6,000 5 किलो राशन खाते हैं, अपने खेत और खलियानों से हम अपना पेट नहीं भर रहे हैं। इसलिए बच्चे कर बाहर होटलों में काम कर रहे हैं और महिलाएं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कोटद्वार रामनगर में जा चुके हैं। पहाड़ केवल जंगली आबाद हो रखा है। अब सोचो आप कि कौन है वो लोग जो ये चाहते हैं। देखिए, अगर बाहर का जो आप बोल रहे हो ना कि साहब इंडस्ट्रियल एरिया में जमीन ली, इंडस्ट्रियल एरिया में जमीन लेकर प्लॉटिंग कर ही सकता आदमी। आज सिला क्वीन में इंडस्ट्रियल एरिया में प्लॉटिंग करेगा कोई? जो वहां पे पदनगर में इंडस्ट्रियल एरिया बना हुआ है या सिडकुल बना हुआ है हरिद्वार में, कौन करेगा प्लॉटिंग? बकवास, हमें कुछ पता ही नहीं है। और जो ये बोल रहे हैं कि लैंड यूज चेंज नहीं होता, प्लॉटिंग जो भी हो रही है, किसी कानून एमडीडीए को पावर मिल गई अभी, वो लैंड यूज चेंज कर सकते हैं। केवल कुछ उद्योग हैं जैसे चाय बगान का लैंड यूज नहीं हो सकता चेंज। वे बहुत ही लोगों ने यूज चेंज करने की चाय बगान की यहाँ पे देहरादून में
बहुत बड़ी है, लेकिन चाय बगान का और जो ग्रीन बेल्ट होता है इनका लैंड यूज नहीं चेंज होता, बाकी किसी कानून का लैंड यूज चेंज होता है और वो कानून के बाद भी चेंज होता है। और बिल्कुल, और वो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी कहा है जो 12.5 एकड़ से अधिक भूमि खरीदने का रास्ता जो उन्होंने खोला, उसके साथ ही जो खरीदी गई कृषि भूमि है उसको कृषि भी करने की बात सामने है। जो कृषि भूमि उसको आप दूसरे काम में भी यूज कर सकते हैं। ये त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुख्यमंत्री रहते उन्होंने इसमें संशोधन किया है। आज 16 बजट तो बिहार बंगालों में तो लग रहे हैं, आज बोल रहे हैं कि सोलर एनर्जी हमारे सतपुली के ऊपर पूरा सोलर एनर्जी का प्लेट नीचे, उधर अगर हम हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं तो वहां पर्यावरणवादी गंगा, हमारा पहाड़ कंफ्यूज है, हमारे पहाड़ में एक पड़ गया है, इसलिए हम लोग 1 इंच आगे नहीं बढ़, हम काल कर चुके हैं, कुछ नहीं होगा। पहाड़ बातें कर रहे हैं, हम लीडरलेस लोग हैं। अब एक लड़का वहां चढ़ गया जी, अब हम क्या करें? इसका उसने किसी को मानना नहीं था क्या? उसके सीनियर लीडर नहीं माने थे कि किस संगठन से है वो? क्या पहले आप समझो तो सही कि भू कानून है क्या? भू कानून को समझे बिना अगर हम कोई आंदोलन खड़ा कर रहे हैं तो ये हमारी बेवकूफी है और हमारा रोजगार बन गया है। मैं जब भी भू कानूनों के आंदोलन में गया, मेरे आगे पर्ची रख दी गई, मैं 4 अजी साहब भू कानून थम जाए जी, अपना जरा काटो पर्ची। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारा ये आंदोलन भी हमारे व्यवसाय बनते जा रहे हैं। बड़ी समस्या है, रोजगार नहीं है, ये बड़ी भारी समस्या है। नहीं तो जहां हमें अपने खेतों को बंजर छोड़ के देहरादून में आ रखे हैं और यहाँ से भू कानून की आवाज पौड़ी से क्यों नहीं आ रही है? भू कानून की आवाज अल्मोड़ा से क्यों नहीं आ रही है? पिथौरागढ़ से, पुंछियारी से क्यों नहीं आ रही है? ये और वहां से क्यों नहीं आ रही है? जो इतने बड़े बड़े आज मैं कुंजापुरी के नीचे के गांव में गया, उन गांव ने संकल्प ले रखा है कि हम अपनी जमीन नहीं बेचेंगे, क्योंकि सबसे लुक्रेटिव जगह है कुंजापुरी के नीचे। अपनी जमीन नहीं बेचना चाहूंगा तो मेरे से कौन छीन सकता है? बिल्कुल हम लोग ऐसे अंधेरों में घूम रहे हैं कि कैसी डिस्कशन कर रहे हैं हम, हाथ पांव सारे बोल रहे हैं हाँ जी भू कानून होना चाहिए, भू कानून होना चाहिए। भू कानून वो मांग रहे हैं, हमारा पहाड़ में मैं जब पहले ही कह चुका हूं कि हमारे खेत हमारा पेट नहीं भर सकते, अब गाड़ी घोड़ी खच्चर भी नहीं चला सकते पहाड़ों में। हमारे लिए एक ही चीज है, नौकरी पेशा, और हमें रोजगार चाहिए। और सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है तो ऐसे ही आंदोलनों को खड़ा कर दे रही है, जिससे ठक्कर लग जाता है इन आंदोलनों में। जो रियल समस्या है उनको बिल्कुल, रोजगार एक बड़ी समस्या है। आशीष कुछ कहना चाहते हैं? आशीष, मैं ये कहना, हेलो जी, बिल्कुल कि हम कोई भी सख्त तक कानून बना दें, जब तक आम जनमानस की भागीदारी उसमें नहीं होगी आप दिल से, तब तक वो कानून काम नहीं करता। इससे ही कह रहे हैं, जैसे इन्होंने एग्जांपल चंद्रपत्ती के नीचे का दिया, ठीक इसी तरह से आप देखोगे चंबा वाली बेल्ट पे लोकल वहाँ पे जितने लोग हैं सब वहाँ पर अपनी खेती कर रहे हैं। चोर चोरी करना चाहता है क्योंकि उसे पैसों की जरूरत है सर, इसलिए वो चोरी कर रहा है। अब जैसे जो लोग बात तो सुनिए मेरी बात, कमलेश जी आपके पास आएंगे, आशीष को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। क्या करो चोरी करेंगे तो कमलेश जी आएंगे आपके पास, आशीष को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। तो जैसा कि मैं ये बोलना चाहूंगा, जैसे चोर के लिए मतलब कि चोर के लिए कानून बनाया गया है कि अगर वो चोरी करता है तो उसके लिए उसको कानूनन सजा मिलेगी, तो वैसे ही मतलब कि जो जमीन बेच रहे हैं सर उनके लिए भी कोई कानून बनाओ ना, जो अपनी जमीन कोई अगर वो अपना ही व्यवसाय वहां शुरू कर दे, या जो बीजेपी सरकार है सर अगर वो उनकी आर्थिक रूप से मदद करे तो सर वो अपनी सरकार वहां अपना खुद ही मतलब कि व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। लेकिन सर होता क्या है कि असल में उनको वहां पूरी संसाधन जो भी वहां उनकी जरूरत है सर उनको वो मिल नहीं पा रही है, इसलिए सर वो उनको मजबूरन ही अपनी जमीन, कोई व्यक्ति अपनी जमीन जानबूझ के नहीं बेच रहा है, कोई व्यक्ति अपना ये ईमान नहीं बेचता है सर, जब तक उसको मजबूरी है तब तक ही वो अपनी जमीन बेचता है सर। जी सर। आशीष कह रहे हैं मजबूरी है, जवाब दीजिए कमलेश जी। देखिए वो ठीक है, किसी की व्यक्तिगत मजबूरी है, अगर वो बेच रहा तो उसका व्यक्तिगत अधिकार है, क्योंकि संपत्ति का स्वामी वही है। मेरा ये कहना है आशीष जी से, आप इंडस्ट्री एरिया के लिए अगर कोई जमीन स्वीकृत हुई है, इंडस्ट्री समिट के लिए हमने भू कानून में जो एक बदलाव किया था उसमें कहा था कि अगर भारी कंपनियां, आप इस चीज को समझिए जरा, कि भारी कंपनियां अगर निवेश करेंगे यहाँ पे तो उसको जो है कि उसका जो लैंड यूज है
वो अगर कन्वर्ट हो गया एक बार इंडस्ट्री एरिया के लिए, तो उसको उसमें प्लॉटिंग नहीं हो सकती है। तो खुद में आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं भली भांति। तो इसमें ये कहना गलत होगा कि साहब उसके अगर ये भू कानून में चेंज किया जाएगा तो इसमें इंडस्ट्रियां लग जाएंगे, बाद में प्लॉटिंग करेंगे। ये खाली एक मिथक है। आज की स्थिति ये है कि जितनी भी प्लॉटिंग हो रही है उसमें यहाँ के आप इसमें एक चीज ये भी तो कर सकते हैं कि अगर किसी भारी व्यक्ति को जमीन बेचो तो बात सुनिए ना, 50% का हम तो पार्टनरशिप हमारी बना सरकार तो सकते कर रही है जो करनी है। आप सुन जी लीजिए, सर। एक मिनट आप सुन लीजिए, हमारी सरकार ने जो करना है वो कर रही है। हम भी संवेदनशील है। मेरे कहने का मतलब है कि आवश्यकता के अनुसार अगर किसी को जरूरत हो तो अपनी जमीन बेच सकता है। कई लोग ऐसे हैं जिन स्वयं यहाँ के निवासी हैं, उन्होंने प्लॉटिंग करके अपनी 20-30 बीघा जमीन बेच दी। आप जो टीरी विस्थापित वाले जितने लोग आ रखे थे वहां से, उनको यहाँ 10-10 बीघे 20-20 बीघे के चेक मिले। आप बताइए ना कितने सब में तो प्लॉटिंग हो गई, कहां से उन्होंने बेचे हैं, तो उनको आप बेचने से कोई रोक सकते हैं? मेरा ये कहना है कि अगर त्रिवेंद्र सरकार ने हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार संवेदनशील रही है, तभी तो 500 से हमने 250 करा है। 500 वर्ग मीटर एनडी तिवारी के कार्यकाल में था, हमने उसको 250 कर दिया। उसके बाद तो सर एक बात 250 करा तो उसके बाद फिर अनलिमिटेड क्यों कर दिया? 250 हटाया क्यों सर आपने? और एक चीज आप बताइए, अगर आपने बोला है कि हम 250 हटाते हैं, उसके बाद एक बाहर वालों को एक सर आपने बता, आप सुनिए ना सर, आपने अगर ये बोला कि विकास के लिए हम उत्तराखंड को वो कर रहे हैं, तो सर विनाश मत कीजिए ना, विकास कीजिए। आप इंडस्ट्री के लिए जमीन बेचे तो इंडस्ट्री के लिए ही खोलिए। रोजगार बनाना है ना सर, तो रोजगार के लिए ही जमीन बेचे। कर रहे हैं तो रोजगार तभी तो आएगा जब इंडस्ट्री लगेंगी। हमने उसमें कहा है कि उसका लैंड यूज चेंज होगा। जो इंडस्ट्री एरिया के लिए अगर जमीन जाती है, अगर सपोज करो अगर कृषि भूमि है, कृषि भूमि पे अगर कोई कृषि संबंधित खेती करना चाहता है, कॉन्ट्रैक्ट खेतिंग का, उसका भी उसमें प्रावधान है। और कॉन्ट्रैक्ट खेतिंग के लिए अगर खेती के लिए कोई अगर सपोज करो उसमें कहीं सेब की बागवानी करता है या अपना उसके अलावा एलोवेरा करता है, कुछ तरह के हर उगाता है, तो उसके लिए उसका टाइटल वही रहेगा, टाइटल चेंज नहीं होगा। अगर वो जमीन खरीदेगा उस कंडीशन के अंदर तो कृषि भूमि रहेगी। अगर कृषि भूमि खरीदता है, मेरे कहने का मतलब है कि इंडस्ट्री एरिया के लिए जो अगर संपत्ति खरीदने का जो अधिकार दिया गया किसी भूमि को, तो वो उसकी प्लॉटिंग नहीं हो सकती। जो अब आप बात करते हैं यहाँ प्लॉटिंग होगी, वहाँ प्लॉटिंग। लेकिन कमलेश जी हुई ना, यही तो बात है कि जिस उद्देश्य के लिए जमीन खरीदी गई वहां पर प्लॉटिंग हुई है, और जो कमेटी है उनके सदस्यों की तरफ से बात सामने आई है, तो सरकार मॉनिटरिंग नहीं कर रही है। तो सरकार ने जमीन तो बेच दी, सरकार ने जमीन बेच दी। सरकार की मंशा थी ताकि ये जमीन बेचेंगे, लोग निवेश करेंगे, इंडस्ट्री की शुरुआत होगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। सरकार की सोच थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो या तो फिर जिन लोगों ने जमीन खरीदी उनका बैकग्राउंड नहीं देखा गया, जिन्हें जमीन बेची गई उनकी मंशा क्या थी? उनकी मंशा वाकई थी कि उद्योग स्थापित करना, इंडस्ट्री लगाना, ताकि लोगों को रोजगार दिया जा सके। कहां पर फेल्योर किसका है? अभी तो हम ये कह रहे हैं कि जितने भी इंडस्ट्री समिट में जो संशोधन किया गया है भू कानून का, रावत के कार्यकाल में इंडस्ट्री के लिए किया गया था, समिट नहीं हुआ, कैसे हो गई? तो दो बातें हैं ना। इसका मतलब आप ऐसा प्रमाण दीजिए ना कोई जिसमें ये कहा है कि साहब ये इंडस्ट्री के लिए जमीन ली गई थी। अरे आपने जो कमेटी बनाई है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, उनके सदस्यों की तरफ से बात सामने आई कि सरकार ने बहुत ज्यादा जमीनें बेची, और हम जब जांच समिति जो कमेटी है इस पर पूरी रिपोर्ट तैयार कर रही है, तो उसकी रिपोर्ट में बात सामने आई है कि जिन लोगों को इंडस्ट्री तो नहीं लग पाई, हालांकि प्लॉटिंग जरूर हो गई है, प्लॉट बना के बेचे जाए, तरफ से बात सामने आई है। विषय बिंदु को भटकाने की होगी। जब समिति ने अपनी रिपोर्ट ही दाखिल नहीं करी, वो पब्लिक डोमेन में आई नहीं है, तो आप कैसे अरे सर पब्लिक डोमेन में नहीं आई है। जो वहां की समिति के सदस्य हैं उनसे जब पूछा गया कि आपकी कमेटी कब रिपोर्ट सौंपेगी, तो उनकी तरफ से बातें सामने आ रही हैं। कुछ ऐसी स्थितियां आई होगी, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर जब समिति अपना पूरा कार्यकाल कर देगी तो ये कहा गया था कमेटी रिपोर्ट जो है मई में सौंपी, दिन है कल, अभी तक रिपोर्ट नहीं सबसे पहले ही बात हो चुकी थी कि हम चुनाव से पहले ही इस पे कुछ ना कुछ रिपोर्ट का कुछ करेंगे सर। इसकी जो कमेटी का उसके बाद मई कहा गया था मई में रिपोर्ट सौंपी जाएगी। अभी भी उनका कोई कुछ नहीं हुआ। सरकार बनने के बाद मई में रिपोर्ट सौंपी जाएगी। जून में जो बजट सत्र होगा वहां पर इसको लेकर कानून में क्या बदलाव होता है वो भी कहा गया था, लेकिन अभी तक मई में रिपोर्टिंग सौंपी गई है। सत्र शुरू होने वाला जून में।
कमलेश जी, कहूंगा, हाँ मैं एक चीज कहूंगा, हम सशक्त भू कानून की बात कर रहे हैं ना। सशक्त भू कानून, जब हम किसी उद्देश्य को उस पर टाइम भले लग जाए, लेकिन जो अब भू कानून बने वो ऐसे बने कि जिसकी कोई काट ना हो, माने जिसमें किसी न किसी एंगल से कोई अपना लाभ ना ले। जिस उद्देश्य वो भू कानून बना, उस उद्देश्य का पूर्ण पालन हो। कुल मिलाकर जो उत्तराखंडी है उनका हक ना मारा जाए, उनका जो अधिकार है उनका अधिकार ना मारा जाए। भगीरथ शर्मा जी, जैसे कि रहे हैं जमीन खरीदने, क्या ऐसा कुछ नहीं हो सकता है जो स्थानीय हैं, जो पर्वतीय क्षेत्रों के लोग हैं, उनको सरकार कुछ मदद करे, लोन के रूप में मदद कर दे, ताकि वो अपना कोई व्यवसाय शुरू कर सके, जमीन को ठीक डिजाइन कर सके, कृषि उपयोगी बना सके? क्या इस दिशा में सरकार खुद से इनिशिएटिव लेके काम नहीं कर सकती? भगीरथ शर्मा जी, क्यों नहीं कर सकती? 22 साल हो गए, मैं सुन रहा हूँ। जैसे अभी चौधरी जी कह रहे थे, राजेंद्र चौधरी जी, और उनको बहुत समझ है इन विषयों की, रेवेन्यू के विषयों की, और मैं समझता हूँ एक वो काफी जानकारी इसमें रखते हैं। तो हमको थोड़ा सा बड़े मन से भी सोचना पड़ेगा। भगीरथ जी, आपको रोकेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर उत्तराखंड से जुड़ी हुई आ रही है। विधानसभा सत्र से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गैरसैंण में नहीं होगा बजट सत्र। पहले जो बात सामने आ रही थी, गैरसैंण में बजट सत्र होगा, लेकिन अब वो देहरादून में ही होगा। मौसम माकूल न होने पर स्थान को बदला गया। इस बार जो सत्र होगा वो गैरसैंण में होगा। भाजपा विधायक किशोर उपाध्याय ने पत्र लिखा था। उपाध्याय ने सीएम को लिखी थी चिट्ठी। गैरसैंण के बजाय की थी दून में सत्र कराने की। मौसम माकूल न होने की वजह से केदार त्रासदी की तरह मौसम खराब होने की जताई थी आशंका। इसके चलते जो सत्र है वो गैरसैंण की जगह देहरादून में होगा। 2013 जैसे हादसे की जताई थी आशंका। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं विधानसभा सत्र से जुड़ी हुई। अब नहीं होगा, देहरादून में होगा बजट सत्र। भागीरथ शर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। भागीरथ जी, कैसे देखते हैं कि गैरसैंण में जो सत्र की बात की जा रही थी, लगातार कांग्रेस पार्टी भी इसके पक्ष में थी, लेकिन अब जो सत्र है वो वापस देहरादून में होगा। मौसम एक बड़ी वजह माना जा रहा है, क्या कहेंगे भगीरथ जी? देखिए, ये लग रहा था कि इसमें कुछ संशोधन होगा, बहाना मौसम का है, और निश्चित रूप से वर्तमान भाजपा सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था। ये है, और ग्रीष्मकालीन राजधानी में ग्रीष्मकाल होना नैतिक कारणों से हो, भले ही मौसम के कारण से थोड़ा उस पर इसकी लोग दूसरे नजरिए से भी देखेंगे। और उम्मीद की जा रही थी कि चूंकि ये बजट सत्र है 2022-23 के प्रदेश का जो भी जो योजनाएं होंगी, जो विकास के काम होंगे, तो उनकी घोषणा गैरसैंण से होगी। तो ये उम्मीद की जा रही थी कि जरूर कुछ न कुछ ऐसा बजट में आएगा जिससे जो विकास से अछूते बिल्कुल दूरस्थ क्षेत्र हैं। मौसम वजह बड़ी वजह बताई जा रही है। अब क्या मौसम का बहाना है कि वाकई मौसम बड़ी वजह है? बहुत बहुत शुक्रिया भगीरथ जी आपका। और हमारे साथ और भी खास मेहमान जुड़े थे। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ हैं राजेश वर्मा। राजेश, अब जो बजट सत्र है वो गैरसैंण में नहीं होगा, क्या आपके पास? बिल्कुल शैलेंद्र, देखिए काफी समय से जो है अटकलें लगी, कोई पक्ष जो बजट सत्र है वो गैरसैंण में हो, लेकिन कहीं न कहीं विधानसभा के होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर के जो है अब उत्तराखंड शासन ने कार्यक्रम जारी कर दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि 14 जून से लेकर 20 जून तक जो है जो बजट सत्र है वो देहरादून की विधानसभा में ही चलेगा। तो ये सबसे बड़ी इस समय महत्वपूर्ण जानकारी हम अपने दर्शकों को देते हैं। और इसके साथ साथ कई लोगों
ने इसमें ऑब्जेक्शन भी उठाया था, क्योंकि देखिए जून से जो है मानसून की जो है दस्तक देने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मौसम हानि ना हो, क्योंकि ये काफी हाई एल्टीट्यूड पे जो है गैरसैंण है और वहां पर कहीं ना कहीं बड़ी विलंब होता है, सर्दी ज्यादा है, बर्फबारी भी मौसम ऐसा रहता है कि बर्फबारी की भी आशंका रहती है और क्षेत्र जो है वो पहाड़ी इलाका ऐसा है कि लैंडस्लाइड भी का खतरा भी बना रहता है। तो कहीं ना कहीं काफी जो है वहां पर दिक्कतें जो है वो झेलनी पड़ती है और इसी वजह से जो है जो बजट सत्र को लेकर के काफी खले लगी हुई थी कि ये बजट सत्र जो है इस बार गैरसैंण में होगा, लेकिन फिलहाल जो है इस खबर पर जो है पूरी तरीके से हरी झंडी जो है वो मिल गई है और उत्तराखंड शासन ने ये कार्यक्रम घोषित कर दिया है कि अब देहरादून में ही विधानसभा में ये बजट सत्र का आयोजन जो है वो किया जाएगा और 14 जून से लेकर के 30 जून तक ये बजट सत्र चलेगा। शैलेंद्र, तो राजेश कह सकते हैं कि अब और इंतजार करना होगा, अभी और इंतजार करना होगा गैरसैंण को अगले सत्र के लिए। बिल्कुल निश्चित तौर पे, क्योंकि हमेशा जो है जब भी विधानसभा से जुड़े कार्यक्रम है या विधानसभा में खासतौर से बजट को लेकर के बात होती है या सत्र को लेकर के बात होती है, तो अपेक्षा कई मंत्रियों की, कई नेताओं की जो है वो यही रहती है कि जो ग्रीष्मकालीन राजधानी जो बनाई है तो उसमें जो है वहाँ पर सत्र किया जाए और दिया गया है गैरसैंण को। तो उम्मीद अब यह है कि बहुत जल्द सत्र की शुरुआत हो गैरसैंण में। राजेश, तमाम जानकारी के लिए तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा का जो सत्र शुरू होने वाला बजट सत्र वो गैरसैंण में नहीं होगा। मौसम माकूल ना होना इसका बड़ा कारण बताया जा रहा है और सत्र देहरादून और फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।